खबर है कि रूस अब जंग में लड़ने के लिए अपने 50 साल पुराने टैंकों को तैयार कर रहा है। ये टैंक उसने सोवियत दौर की लड़ाइयों में इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से ये रूस की सेना के लिए कबाड़ की तरह थे। लेकिन यूक्रेन ने जब उसके आधुनिक T-90 और T-72 टैंकों को ध्वस्त करना शुरू किया तो रूस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जिसके बाद वो अपनी सेना के डिपो में जंग खा रहे T-62 टैंकों की मरम्मत में जुट गया है। दावा है कि इन टैंकों को बड़े पैमाने पर आखिरी बार रूस ने शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था और अब वो ऐसे 800 T-62 टैंकों की मरम्मत करने में जुटा हुआ है जिन्हें आने वाले 3 सालों में वो अत्याधुनिक टैंक के रूप में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जंग में मौजूद रूस के ज्यादातर टैंकों को या तो पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हथियारों ने तबाह कर दिया या फिर जेलेंस्की की फौज ने उन पर कब्जा जमा लिया, और यही वजह है कि वो अपने 50 साल पुराने टैंकों को इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस इन टैंकों में थर्मल और नाइट विजन कैमरे लगा रहा है ताकि वो आधुनिक टैंकों की बराबरी कर सकें। वहीं इनकी ऊपरी सतह को और ताकतवर बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका की जैवलिन मिसाइल इसका कुछ न बिगाड़ पाए। साथ ही इन्हें 155 mm की मुख्य गन और 2 मशीन गनों से लैस किया जाएगा। दावा है कि 1961 में रूसी सेना में शामिल किए गए इन टैंकों को इससे पहले सीरिया की जंग में भी आजमाया जा चुका था। और दावा तो यह भी है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में भी ऐसे कई टैंक भेज चुके हैं, यानी वो टैंक जो चलने फिरने की हालत में थे पुतिन उनका इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं, जिसके पीछे रूस की दलील यह है कि उसके पुराने टैंक ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखते हैं, इसलिए उसने उन टैंकों पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस की कमर टूट चुकी है, जिसके बाद अब धीरे धीरे उसके पास हथियारों और टैंकों की कमी होने लगी है। इसलिए पुतिन को मजबूरी में अपने बर्बाद टैंकों और हथियारों को अपग्रेड कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी। ऊना में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन ऊना और दिल्ली के बीच चलेगी। ऊना के बाद प्रधानमंत्री चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने 2 पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की भी शुरुआत की। चंबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा कर हिमाचल प्रदेश सरकार की तारीफ की। हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉस्को से दिल्ली आने वाली फ्लाइट पर बम होने की जानकारी मिलने के पर हड़कंप मचा है। बड़ी खबर आपको बता दें, विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गई और देर रात 11:15 बजे मिलने वाली जानकारी के बाद उसकी जानकारी को साझा किया गया। तो IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉस्को से दिल्ली आने वाली फ्लाइट पर बम होने की जानकारी मिलने पर हड़कंप मचा और मॉस्को से जो विमान आया उसमें बम की खबर, जिसके बाद लैंडिंग के बाद विमान की जांच जारी है, जिसमें जो यात्रियों का सामान है उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा कई सारी एजेंसी सतर्क हो गई है। रात को 11:15 बजे का वक्त था जब ये जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बहते एक हिरण को बचा लिया गया। वहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जंगली जानवर पानी में बहने लगे हैं। हिरण भी सरयू नदी में बह रहा था, जिस पर लोगों की नजर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गोताखोर की मदद से उसको पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद हिरण को कुछ खिलाकर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से नदी में उफान होने से कई जानवर पानी में बहकर किनारे पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां लोग ऐसे जानवरों को बचा लेते हैं जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अमेरिका ने अपने उस शक्तिशाली टैंक की पहली झलक दुनिया को दिखा दी जिसे वो जंग में भयंकर तबाही मचाने के लिए बना रहा था। दावा किया गया कि उसका ये टैंक पल भर में रूस और चीन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, जिसका नाम है एब्रम्स X, जो 1980 से यूएस की सेना में शामिल M1 एब्रम्स टैंक का सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी पहली झलक अमेरिका ने दुनिया को दिखा दी है। जानकारी के मुताबिक इस टैंक की खासियत इसमें लगी स्मूथ बोर गन है, जो तोप की तरह एक बार में धनाधन कई गोले दाग सकती है। साथ ही ये कई आधुनिक गन और कैमरों से लैस है। इसके बावजूद टैंक का वजन काफी कम है, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका इसे एयरक्राफ्ट के जरिए सीधे जंग के मैदान में उतारने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए उसने इस टैंक की तुलना हर लिहाज से रूस के T-14 अरमाता टैंकों से की है।
क्योंकि रूस ने अपने महाशक्तिशाली अरमाता टैंकों को जंग में उतार दिया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसका ये टैंक अरमाता से कई मायनों में मीलों आगे है, क्योंकि इसमें आधुनिक हथियारों के अलावा रिमोट वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी बटन दबाते ही ये दुश्मन को ढेर कर सकता है। साथ ही इसकी स्मूथ बोर गन में ऑटो लोडर है, यानी उसमें गोले भरने के लिए अलग से एक सैनिक की जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से बाकी टैंकों के मुकाबले इसमें 4 की जगह 3 सैनिक ही पर्याप्त होंगे। वहीं ये वजन में काफी हल्का है, जिससे इसकी रफ्तार भी बाकी टैंकों की तुलना में ज्यादा होगी। अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात में फरी एक बार शांति, सुशासन, समृद्धिનું शासन आवे। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने एक इलाके से 3 आईईडी बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक यात्री के पास से कस्टम्स विभाग ने करोड़ों का सोना जब्त कर लिया। बताया गया कि उसने सोना कमर में बांधने वाली बेल्ट में छुपा रखा था। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, सड़कें भी पानी में डूब गई, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। वहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। कई हिस्सों में चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखा। सड़कों के सैलाब में बहने से लोगों के पास सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा दिखा। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारी परेशानियां मेरे गांव में। बारिश की वजह से बीते 10 दिनों से राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी के पास वाले कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के करीब 160 गांव बुरी तरह बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पानी की बाल्टी के साथ पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस वालों की मदद के लिए वहां रहने वाले भी आ पहुंचे, जिसके बाद हर कोई लपटों को शांत करने में जुट गया। लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई, जिसकी चपेट में वहां खड़ी कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां आ गईं। इस बीच आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ लोग वहां खड़ी बाकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को हटाने लगे। कोई गाड़ियों को धक्का देकर हटाता नजर आया तो कोई मोटरसाइकिल को खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करता दिखा। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक कई गाड़ियां राख हो गईं। बताया गया थाने के अंदर रखे केमिकल में सबसे पहले आग लगी, जो वहां खड़ी गाड़ियों तक जा पहुंची, जिसका वीडियो वहां खड़े कुछ लोगों ने बना लिया। इधर योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों का हवाई सर्वे किया और वहां बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी के अंबेडकर नगर के कई इलाके बाढ़ में डूब गए। एक हफ्ते से हम लोग परेशान हैं, मतलब घर छोड़ के अपना चले गए हैं, दूसरे यहाँ रह रहे हैं। आजमगढ़ के कई गांवों में बाढ़ आने से उनका संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरह टूट गया। किस तरीके से बाढ़ ने पूरे आगोश में इस इलाकों को ले लिया। हरियाणा के पानीपत में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला वहां सेक्टर 29 में एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री से निकलकर घर जाने लगी, एक बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बेदम होकर जमीन पर गिर गई और इसी का फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया, जिसके बाद पुलिस फरार चल रहे बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन आतंकियों और तानाशाहों वाले अचूक हथियार की मदद से काला सागर में पुतिन की नौसेना के बेड़े को निशाना बना रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस आत्मघाती नाव के हमलों ने रूस की नाक में दम कर दिया और दावा है कि काला सागर में इसकी टक्कर से हुए धमाकों में रूस के कई युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचा। असल में यह समंदर में तबाही मचाने वाली ऐसी नाव है जो आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करती है। इसे बस दुश्मन के युद्धपोत के पास पहुंचने की जरूरत होती है। इसके बाद ये उससे टकराकर किसी बड़े बम की तरह फटती है और तबाही मचा देती है। पिछले महीने रूसी सेना ने क्राइमिया में अपने नेवल बेस के पास ऐसी ही एक आत्मघाती नाव पकड़ी थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।
जिनमें इस आत्मघाती नाव के अगले हिस्से में 2 बटन जैसे ढांचे बने दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि इनके किसी चीज से टकराते ही नाव में फिट किए गए विस्फोटक एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये कि यूक्रेन ने इसकी मदद से रूसी युद्धपोतों की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि समुद्री ड्रोन की बरामदगी के बाद रूसी सेना इतना डर गई थी कि उसने अपनी पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को नेवल बेस से हटा लिया था। क्योंकि सेवेस्तोपोल में समंदर के किनारे जिस जगह यह आत्मघाती नाव मिली थी, वहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले जंगी जहाजों के बेड़े का अड्डा है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम हथियारों में से एक है। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था और उसके अनाज को देश से बाहर नहीं निकलने दिया था। और कहा जा रहा है कि जब रूस ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस के पास मिली इस नाव की जांच की तो पता चला कि ये देसी जुगाड़ से तैयार किया गया आत्मघाती ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल अलकायदा के आतंकी और हूती विद्रोही भी करते हैं। दावा है कि इसी तरह की आत्मघाती नाव के हमले से 2017 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक युद्धपोत को डुबा दिया था। माना जाता है कि इस तरह की नाव का इस्तेमाल सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने किया था। उन्होंने ऐसी ही आत्मघाती नाव की मदद से 1941 में ब्रिटेन के एक क्रूजर को उड़ा दिया था। और दावा किया गया कि अब यूक्रेन की सेना भी रूस के खिलाफ देसी जुगाड़ से तैयार किए गए इस अचूक हथियार का इस्तेमाल पुतिन की फौज के छक्के छुड़ाने के लिए कर रही है, जिसे किसी स्पीड बोट की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है। और स्पीड बोट को कहीं से भी खरीदा जा सकता है, जो समंदर में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भरती है, जिसकी वजह से इस पर हमला करना भी मुश्किल होता है। ये डीजल या बैटरी दोनों से चल सकती है। और इस तरह तैयार की गई आत्मघाती नाव आकार में काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में समंदर में इसकी मौजूदगी का दुश्मन को पता नहीं चल पाता। इधर मोहाली आरपीजी अटैक मामले का आरोपी धरा गया। मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए आरपीजी अटैक मामले में मुख्य आरोपी चरत सिंह को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। चरत सिंह जिहड़ा कि मोहाली आरपीजी अटैक दा मेन सूत्रधार सी नु मुंबई तो गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के माउंट आबू में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 कारों से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर यह ड्रोन मार गिराया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों की खेप लेकर भारतीय सीमा में घुसा था, तभी जवानों ने गोली मारकर उसे गिरा दिया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो ये बड़ी खबर, और ये खबर आपको बता दें कि पाकिस्तानी ड्रोन पंजाब में दिखा था, जिसे अब मार गिराया गया है। तो ये पंजाब पुलिस, इसके साथ साथ बीएसएफ के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जैसे ही ये ड्रोन दिखता है उसके बाद इसे गोली मारी जाती है, गिरा दिया जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों की खेप लेकर भारतीय सीमा में घुसा हुआ था, तभी जवानों ने गोली मारकर उसे गिरा दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस अब इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार के सहरसा में सामान की डिलीवरी करने वाले एक लड़के को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। बदमाशों ने उसे पेट के पास गोली मारी। हालांकि लोगों ने सूझबूझ दिखाकर उसे समय से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि लड़के ने बदमाशों से लूटपाट का विरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने उसे गोली मारी। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फरार चल रहे बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे की सेनाओं को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूस ने जहां यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मारने की बात कही, तो यूक्रेन ने उसके कई ड्रोन ढेर करने का दावा किया और सबूत के तौर पर उसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसका एक एंट्री ड्रोन सिस्टम जंगल के बीच गरजता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके निशाने पर रूस का वो ड्रोन था जो उसके सैन्य ठिकानों की टोह लेने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, जेलेंस्की की फौज ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इससे उलट रूस के दावे भी कम नहीं। रूस के रक्षा विभाग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई। Tactical and dummy aviation, missile troops and artillery have neutralized Ukraine. रूस के मुताबिक यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर उसके लड़ाकू विमानों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौत का तांडव मच गया, जिसके बाद खार्किव, लुहांस्क और कीव के आसपास हुए हमलों में न सिर्फ सैनिकों की जान गई, बल्कि पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हथियारों की बड़ी खेप भी नष्ट हो गई।
इधर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे तक हिरासत में रखा। वो राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस का जवाब देने दिल्ली आए थे। इटालिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। गोपाल इटालिया पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी भड़क गई और उसने बीजेपी पर हमला बोला। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोई अपराध करेगा तो उसको निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री शाह देश में पहली बार एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की हिंदी किताबें लॉन्च करेंगे और इसी के साथ मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये देश में पहली बार हो रहा है जब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब एमबीबीएस की हिंदी किताबें लॉन्च की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रक सैलाब को पार करने की कोशिश करते हुए पानी में जा गिरा, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। जिसमें एक ट्रक लबालब भरे पुल को पार करने के चक्कर में सीधे पानी में पलट गया। भारी बारिश की वजह से पुल पर पानी ज्यादा और बहाव तेज था, फिर भी ड्राइवर ट्रक लेकर आगे चल पड़ा, लेकिन लहरों की मार उसके पहियों को पीछे की तरफ धकेलती रही और थोड़ी ही देर में वो पानी में जा गिरा। ट्रक के पानी में गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। इसी बीच कुछ लोग ड्राइवर की मदद के लिए आगे आए, लेकिन उफान को देख किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरकर ड्राइवर की मदद कर सके। इधर छत्तीसगढ़ अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने छत्तीसगढ़ अवैध खनन मामले में एक आईएएस अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक दिन पहले कई जिलों में छापेमारी की गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खराब सड़कों की शिकायत लेकर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। सभी सड़कों पर गड्ढे भर दिए जाएं और हम लोग जस्ट के अनुरूप सरकार ने हमको पैसा भी दे दिया है, कार्रवाई जारी है। भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 74 रन से हराकर एशिया कप T20 के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड को जीत के लिए 149 रन का टारगेट दिया था। खबर है कि जेलेंस्की की सेना ने खैरसॉन के कुछ और इलाके पुतिन से छीन लिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने इस साल के आखिर तक पूरे खैरसॉन को फिर से हासिल करने की कसम खाई है। और यही वजह है कि खैरसॉन के कुछ इलाकों में भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर काल बनकर टूट रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर जोरदार पलटवार करने में जुटी है। मतलब यह कि जेलेंस्की के सैनिकों ने यह ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर खैरसॉन से रूसी सेना को खदेड़कर ही दम लेंगे और इसीलिए यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर हमले भी तेज कर दिए हैं। इन सब के बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि खैरसॉन के 5 गांवों को यूक्रेन ने रूसी सेना के चंगुल से छुड़ा लिया है। और अगर ये दावा सही है तो ये पुतिन के लिए करारी शिकस्त होगी, क्योंकि पुतिन के मुताबिक खैरसॉन पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। कुछ रोज पहले ही डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के साथ खैरसॉन को भी पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर रूस में मिला लिया था। और उस वक्त भी जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि खैरसॉन के कई इलाकों पर उनकी सेना का कंट्रोल। असल में खैरसॉन उन इलाकों में शामिल है जिन पर रूस ने सबसे पहले धावा बोला था। रूसी सेना ने मिसाइलों और रॉकेटों की ऐसी बारिश की थी कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया था। मिसाइलों की मार से कई बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई थी। यही नहीं, पुतिन की फौज ने ताकतवर टैंकों से इतने गोले बरसाए थे कि पूरा शहर ही थर्रा उठा था। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने खैरसॉन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया था और जो बच गए थे उन्हें हासिल करने के लिए रूसी सेना वहां आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रही थी। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। यूक्रेन का आरोप है कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने बड़ी संख्या में वहां रहने वाले आम नागरिकों की हत्या कर दी थी और हत्याओं का यह सिलसिला अब भी जारी है। आरोप है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं है वहां पुतिन की फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। दावा किया गया कि पिछले दिनों खैरसॉन के एक इलाके में रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह से रूसी फौज ने कुछ और इलाकों पर बमों की बारिश की थी जिससे पूरा इलाका दहल गया था। हालांकि यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि खैरसॉन के 5 गांवों से उसकी सेना ने रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया है।
इधर राजस्थान में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ 20 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का समापन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राजस्थान के जयपुर में पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने एक तेल फैक्ट्री में छापेमारी कर मिलावटी सरसों का तेल बरामद किया। बताया गया कि सरसों के तेल में चावल के तेल की मिलावट की जा रही थी। वक्त आ रहा, त्योहार है और आप बाजार के अंदर अगर तेल खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मुंबई के पास ठाणे में आपसी विवाद की वजह से एक होटल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने एक 11 साल की लड़की पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। बच्ची अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए सोसाइटी के कैंपस में गई हुई थी, तभी वहां बाहर घूम रहे पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के दोनों पैरों में कई जगह काटा। हालांकि गनीमत रही कि वहां मौजूद गार्ड ने किसी तरह लड़की को बचा लिया। बताया गया कि पिटबुल के मालिक ने उसे खुला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से उसने हमला किया। आरोप है कि इससे पहले भी इसी सोसाइटी में पिटबुल कई लोगों को निशाना बना चुका है। और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। पिटबुल के हमले का ये मामला इंद्रापुरम के रामप्रस्था ग्रीन की सिविटेक सोसाइटी का है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब पिटबुल का आतंक देखने को मिला हो। इससे पहले लखनऊ में एक पिटबुल ने 82 साल की बुजुर्ग महिला को नोच कर मार दिया था। इसी साल देश के अलग अलग हिस्सों से पिटबुल के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। और इसीलिए एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिटबुल कुत्तों की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई। पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जाती रही है कि इस नस्ल को लेकर वो बेहद सावधानी बरतें। पिटबुल कुत्ता 2 खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते हैं। बिहार के बेगूसराय की तरफ बेतिया में भी मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने राहगीरों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। लेकिन इस घटना में 5 लोगों को गोली लग गई, जिनमें एक की हालत गंभीर है। एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, चेहरा बांधा था और आके फायरिंग किया। इससे पहले बेगूसराय में भी इसी तरह मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सनसनी मचा दी थी। इधर दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की राष्ट्रपति से शिकायत की गई। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के वायरल वीडियो का जिक्र किया और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की। गोवा से आ रहे स्पाइस जेट के विमान में अचानक धुआं निकलने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस घटना में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने दोनों धाम में 2.5 करोड़ रुपए दान दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब कारोबारी की मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि शराब कारोबारी की पीट कर हत्या की गई। वीडियो में कई लोग राजा ठाकुर को मारते दिखाई दिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में कई युवक पिस्तौल, लाठी और ईंट से हमला करते दिखे। लोग बेरहमी से पीटते जा रहे थे। सीसीटीवी का ये वीडियो 7 अक्टूबर की रात 2:55 से लेकर 3:04 के बीच का है। इस वीडियो में कई लोग राजा ठाकुर पर हमला करते नजर आए। वीडियो में दिख रहे लोगों ने पहले राजा ठाकुर की कमर से पिस्तौल निकालकर उसकी पिटाई की, फिर घसीटकर उसे बाइक पर बिठाने की कोशिश की गई। वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि पुरानी रंजिश में कुख्यात शराब कारोबारी राजा ठाकुर की हत्या की गई थी। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में राजा ठाकुर अहियापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता था। पुलिस काफी समय से राजा की तलाश कर रही थी। इस बीच यूरोप के गैस संकट पर एक बहुत बड़ी खबर आई। संकेत मिला है कि यूरोप ने सर्दियों से पहले
नेचुरल गैस की किल्लत दूर करने का रास्ता निकाल लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यूरोप की ठंड का सहारा पुतिन ही बनने वाले हैं। मतलब यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार और यूरोप से प्यार, वो इसलिए क्योंकि यूरोप की ठंड रूस से हुई गैस की सप्लाई से ही कटेगी। मतलब साफ हो गया कि यूरोप की ऊर्जा की जरूरतें पुतिन ही पूरी करेंगे। रूस के तेल और गैस पर कड़े बैन खुद यूरोपियन यूनियन ने लगाए थे। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पुतिन से किनारा खुद यूरोप ने किया था। अब तक यूरोप के देश ही पुतिन को कोसते थक नहीं रहे थे, लेकिन अब पता चला है कि यूरोप के देश पुतिन की गैस खरीदने पर राजी हो गए हैं। अब तक किसी समझौते पर दस्तखत तो नहीं हुए हैं, ना ही कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला हो चुका है। ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे ना रूस को कोई परेशानी है और ना ही यूरोप को। जंग से पहले और जंग के बाद के सौदों में केवल मामूली सा बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि बीच में तुर्की की एंट्री होगी, यानी सारे सौदे तुर्की के रास्ते होंगे। मतलब यह कि रूस की गैस तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगी और यूरोप से पैसा भी तुर्की होते हुए रूस तक पहुंचेगा। पुतिन के एक भाषण के बाद अचानक तेल और गैस का पूरा खेल ही पलट गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में यूरोप के साथ हमदर्दी जताई थी और कहा था कि वो यूरोप के देशों तक सस्ती गैस पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो यूरोप के देशों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने बढ़ती ठंड और यूरोप में गैस की बढ़ती किल्लत की भी बात की। यूरोप के लोगों के साथ हमदर्दी भी जताई। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने 2 विकल्प दिए। ये दोनों रास्ते यूरोप तक रूस की गैस की सप्लाई करने के लिए थे। पहला रास्ता नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए गैस की सप्लाई का दिया। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, जो बनकर तैयार भी है, लेकिन कभी भी इससे गैस की सप्लाई नहीं हुई। इसी पाइपलाइन में धमाका भी हुआ था, लेकिन पुतिन का दावा है कि नुकसान न के बराबर है, जो ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प दूसरा विकल्प बताया गया। पुतिन ने विकल्प दिया कि तुर्की के रास्ते यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई की जा सकती है, यानी रूस अपनी गैस तुर्की को देगा और तुर्की वही गैस यूरोप को सप्लाई कर देगा। मतलब यह कि अगर यूरोप इस जंग की वजह से रूस और पुतिन को अछूत मानता है तो वो रूस की गैस तुर्की से खरीद सकता है। पुतिन का प्लान हैरान करने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यूरोपियन यूनियन का जवाब सामने आया जब उन्होंने दूसरे विकल्प यानी तुर्की के जरिए गैस लेने पर सहमति जता दी। मतलब यह कि यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन की गैस अगर तुर्की से आएगी तो यूरोप की शिकायत खत्म हो जाएगी। ये जवाब इतनी जल्दी आया जैसे पहले ही यूरोप के देश जंग के नाम पर पुतिन का विरोध करके थक चुके हों। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पुतिन ने यूरोप की सबसे कमजोर नस दबा दी हो। तुर्की के रास्ते आने वाली गैस लेने पर यूरोप ऐसे राजी हुआ कि जैसे पुतिन ने उनके मन की बात सुन ली हो। यूरोप को एक दिन पहले तक पुतिन युद्ध अपराधी और आतंकी लग रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी सारी शिकायत दूर हो गई। जो गैस नॉर्ड स्ट्रीम से आने पर जंग में रूस का समर्थन होता है, वही गैस तुर्की से लेने पर यूक्रेन का समर्थन होने लगेगा। लेकिन यह भी साफ हो गया कि सर्दियों से पहले यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन अभी तक नेचुरल गैस ही है, जबकि 15 दिन से यूरोप दावा कर रहा है कि गैस का स्टॉक 90% तक भर लिया गया है। और अगर यूरोप के देशों का यह दावा सही है तो वो नेचुरल गैस की किल्लत खत्म कर चुके थे। अगर यह दावा सही होता तो जंग के नाजुक मोड़ पर यूरोप पुतिन के सामने घुटने न टेकता। दावा यह है कि रूस का विकल्प ढूंढने के चक्कर में यूरोप की अर्थव्यवस्था ही दम तोड़ती जा रही है। एक तो नेचुरल गैस की कीमतें जंग के बाद से ऊंचाई के रिकॉर्ड बना रही, ऊपर से यूरोप तक पहुंचने में गैस और भी महंगी हो रही है। पुतिन जानते हैं कि रूस की गैस छोड़कर किसी और देश से गैस खरीदना यूरोप के लिए घाटे का सौदा है, इसीलिए उन्होंने कई महीनों तक यूरोप के सब्र का इम्तिहान लिया, फिर एक ऐसा ऑफर दिया जिसे चाहकर भी यूरोप के देश ठुकरा न पाए। खासतौर पर तब जब यूरोप में हंगरी और सर्बिया जैसे देश पहले से रूस पर बैन का विरोध करते रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी साफ हो गया कि तुर्की की भूमिका इस जंग में रूस के दोस्त के तौर पर रही है, चाहे वो नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता दिलाने का मसला हो या तेल और गैस के सौदे का। क्योंकि इतना तो साफ है कि पुतिन ने जो कुछ कहा वो अचानक नहीं कहा। तुर्की के रास्ते गैस की सप्लाई का पूरा खाका वो पहले ही तैयार कर चुके थे। उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि यूरोप तक गैस की सप्लाई से तुर्की पीछे नहीं हटेगा। तुर्की की भूमिका पर सवाल पहले से उठते रहे। नेटो के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को संगठन में शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तुर्की भी नेटो का सदस्य है और तुर्की की रूस से दोस्ती का मतलब साफ है। चाहकर भी अमेरिका और यूरोप नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को एंट्री नहीं दे पाएंगे। यहां तक कि यूक्रेन की सदस्यता का पेच फंसने के पीछे भी तुर्की एक बड़ी वजह हो सकता है। माना तो यहां तक जाता है कि अमेरिका भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिलाने में जल्दबाजी इसी वजह से नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोशिश भी की तो उनकी फजीहत ही होगी। मतलब ये कि महीनों तक चली जंग के बाद घूम फिरकर सब कुछ पुराने ढर्रे पर पहुंच रहा है, या यूं कहिए कि जैसा पुतिन चाहते थे वैसा ही हो रहा है। इधर महाराष्ट्र में आदमखोर बाघ पकड़ा गया।
महाराष्ट्र के वर्धा, गढ़चिरौली और भंडारा में 19 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में झुग्गियों और कबाड़ की दुकान में आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ईंट से भरे एक ट्रैक्टर समेत 4 लोग हिवरा नदी में बह गए। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।